हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन मौज़ूआत को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला मौजू ये है कि क्या इमरान खान की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो जाएगी और ये सुलह क्यों नहीं हो रही। दूसरा अहम मौजू ये है कि लाहौर से पाकिस्तान के एक साफ़ी को गिरफ्तार किया गया है, शाहिद असलम उनका नाम है। उनको गिरफ्तार क्यों किया गया और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उन पर मुकदमा क्यों बनाया और अदालत में उनको पेश करके आज हुकूमत ने क्या हासिल किया। दोनों इश्यूज़ पर बात का आगाज़ करते हैं। उमर चीमा साहब, आप इमरान खान साहब पर अक्सर तनकीद भी करते रहते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सुलह हो सकती है? मुझे तनकीद इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान साहब का केस क्या है, पहले मैं वो पेश कर दूं, फिर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप राय दें। केस ये है कि इमरान खान साहब जब पावर में थे, वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने पहले बैरूनी दुनिया को पाकिस्तान से नाराज़ किया। सऊदी अरब के हुक्मरान हमसे नाराज़ हुए, अमेरिका हमसे नाराज़ हुआ। पाकिस्तान और इंडिया का पीस प्रोसेस होने जा रहा था, इमरान खान साहब ने एट द 11th आवर वो होने नहीं दिया। फिर उन्होंने अक्टूबर को 6 अक्टूबर 2021 को DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा किया। वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद उनके DGISI रहे, नहीं हुए। और उसके बाद हमने देखा कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी या फौज जिसे कहते हैं, वो विजिबली हमें नजर आई कि उसने वो इमरान खान के पीछे से हट गई। नतीजा क्या हुआ कि इनकी गवर्नमेंट आ गई और इस दौरान साइफर एक इशू बनाया गया कि जी अमेरिका ने कोई साजिश की है। फिर साथ ही साथ उन्होंने जो मिलिट्री की क़यादत थी पुरानी और मौजूदा, यानी कि जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ, उन पे और मौजूदा DGISI के ऊपर उन पर तनकीद की, उन्हें मीर जाफ़र और मीर सादक करार दिया। फिर DGC जो ISI के अंदर है उनको तनकीद का निशाना बनाया और ISI के अफसरों को भी निशाना बनाया। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ मिले, हम इन बाकी जो एक्टर्स हैं जिनको वो चोर कहते हैं, इनको हम मिल के डील करते हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि केस उनका तो मैंने आपको पेश कर दिया है। आप इस माहौल में जहां पर वो पर्सनल बुनियादों पर तनकीद करते रहे और इस सारे तनाजर में जब नया आर्मी चीफ तैनात हुए जनरल आसिम मुनीर, तो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात होने से रोकने के लिए भी इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक सके। और मेरे और सामने आपके सामने ये पूरी जो सिनेरियो है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहते हैं कि ये इमरान खान साहब की सुलह होगी या नहीं होगी? एजाज़, मैं तो अभी खान साहब ने कल भी जर्नलिस्टों से बात की है और उन्होंने कहा जी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को तैयार हैं। और नहीं, उन्होंने चलने की बजाय उन्होंने कहा कि मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। भूल जाने के लिए भी हाँ, तैयार भूल जाने को तैयार हूँ। माफ नहीं, हाँ, भूल जाने के हाँ, लिए तैयार। तो भूल जाने को मैं तैयार हूँ। और उन्हें इमरान खान साहब के वर्ड्स हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने की बात है तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ जो कुछ हुआ है और आजम स्वाति के साथ जो कुछ हुआ मैं वो भूल जाने के लिए तैयार हूँ। शहबाज गिल का भी उन्होंने कहा, शहबाज गिल को भी कहा। ठीक। तो अब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भूल सकती है या नहीं कर सकती। मेरा इसमें एक रैशनल एनालिसिस ये है कि कुछ चीज़ों का तयन वक्त करता है और जो इंसान है ना, हमारे जो रिश्ते हैं वो हम एक ज़रूरतों के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर मैंने आपके साथ प्रोग्राम ना करना हो तो मैं हो सकता है कि आपको 4 दिन बाद मिलूं। आजकल हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, रोज़ाना मिल रहे हैं, हालांकि हम पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाज़ औक़ात कई दिन मुलाकात नहीं होती थी। तो एक ज़रूरत बन गई ना रोज़ाना मिलने के लिए। तो इसी तरह जो इमरान खान है उनको इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है और उन्हें इस चीज़ का बखूबी एहसास है। इलेक्शन में वज़ीर आज़म बनने से पहले भी उन्हें पता था कि किस तरीके से उन्हें केसेस में NRO मिला, जिसका वो अपना जिक्र नहीं करते, ठीक है, जो सादिक और अमीन किस तरह वो बने। और उसके बाद अभी उनका लॉन्ग मार्च कोई कामयाब नहीं हो रहा, तो इसका भी उन्हें अंदाज़ा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो क्या क्या मसाइल होते हैं, या जितने केसेस उन पर आजकल बन रहे हैं तो शायद इतने ना बनते। इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह पे कोई बकाऊ लोग बैठे हुए हैं या दब जाते हैं, लेकिन मसलन ये है कि अगर आप नैब के केसेस पे जाएं तो आफ्ताब सुल्तान तो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानने वाले। अगर आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं तो चीफ इलेक्शन कमीशनर इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है और ना ही नून लीग के कंट्रोल में है, जो इमरान खान जिस तरह वो बात करते हैं, ठीक है।
अब जो है वो वो अपने तरीके से फ्लैटर करते हैं। वो फ्लैटर किस तरह करते हैं कि आर्मी जो है वो बड़ी कैपेबल है, और वो बजाय इसके कि उनको डिफेंस तक महदूद करें, वो कहते हैं जी कि जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर के जो होर्डिंग हो रही है इसके खिलाफ, या करप्शन के खिलाफ जो एक मेरा जिहाद है, उसके लिए आर्मी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब यह है कि क्या आर्मी इसके लिए तैयार है या नहीं है। आर्मी का एक इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना डायलेमा है। वो ये है कि वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। अब जितनी बातें आपने गिनवाई हैं मेरे ख्याल उनके लिए काफ़ी हैं। वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। लेकिन यह है कि दूसरी जो साइड है वो इतना टोला मिलके पीडीएम वाला, वो भी कोई इतनी पब्लिक इंस्पायरेशन ड्रा नहीं कर पा रहा। ठीक है। और जो रईसी कसर है वो मोइशत ने निकाल दी है। बल्कि मोइशत जो है वो उनकी इंस्पायरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो कोई चीज़ें फिक्स हो जाती, कोई बेहतर हो जाती, तो शायद यानी वो लोगों को गम गलत हो जाता। अब यह है कि मुझे याद है कि जब मैं इमरान खान के टाइम पे अपने गांव जाता था, तो वो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था वो कहते थे यार साड़ी कदू जान छड़ा रहे हो। तो मसला क्या था? महंगाई। आज पूछें वो कहते हैं यार इनसे कब जान छड़ा रहे हैं। मसला क्या है? महंगाई। ठीक है। अब जो है इमरान खान ने आना है तो मसला और गंभीर होना है, लिहाजा ये मसला रहना है। ठीक है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक अपना किरदार है। इकानमी उनका भी बहुत बड़ा कंसर्न है। अवाम के अलावा उनका डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो किस तरह पूरी होंगी, इकानमी अगर आपकी ठीक नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर रियलिस्टिकली देखें तो वो उनके साथ चलने को तैयार होंगे। फॉर एग्जांपल ये है कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो ये नहीं है कि वो कोई एक खास हद से ज़्यादा मुजामत नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो इमरान खान है उनको पहले वाली मोहब्बत नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप हो। ये नहीं होगा कि खान साहब ने ये कह दिया या आर्मी ने ये को कसम उठा ली कि जी नहीं हमने खान साहब को कामयाब करवा के छोड़ना है। ऐसी बात नहीं होगी। और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की इसलिए भी ज़रूरत होगी कि उनके तो खलीजी ममालिक के साथ भी तल्लुकात नहीं है इमरान खान के। खान साहब जितनी देर रहे हैं वो इधर ज़रूर पॉपुलर ले आ रहे हैं, उन्होंने मामला हर जगह पर ख़राब किए हुए हैं। ना चाइना उनके साथ चलने को तैयार है, ना खलीजी ममालिक उनके साथ चलने को तैयार हैं, ना टर्की वाले उनके साथ चलने को तैयार हैं। अमेरिका को उन्होंने वैसे दुश्मन बनाया हुआ है। तो क्या अब जो ये सिर्फ लोकल पॉपुलैरिटी तो मैटर नहीं करती, इकानमी है। आप एक साइड पे हम जो है वो बड़े एक खुददार बनते हैं, और दूसरा साइड ये है कि इमरान खान ने भी जब वज़ीर आज़म बनना है तो उन्होंने फौरी तौर पे जहाज़ पे चढ़ना है कि यार मैं किधर से पैसे लेकर आऊँ। तो लिहाजा अभी चैलेंजेस तो हैं, और उस चैलेंज में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये काम नहीं कर सकते। लिहाजा एक दूसरे की ज़रूरत तो मौजूद है। ये नहीं है कि वो उनको इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, उनके बाकी मसाइल पूरे हो रहे हैं, ऐसी भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान जो है वो समझे जी कि मैं ऐसा फाते हूँ कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल सकता हूँ, वो भी नहीं चल सकते। तो लिहाजा इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। और माजी की ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। ये जो मियाँ नवाज शरीफ हैं इनका पता कितनी दफ़ा कटा है। हर दफ़ा में ये लगा है, जब वो जलावतनी में गए थे तब भी लगा था कि इनकी सियासत ख़त्म, वो फिर आ गए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा से वर्किंग रिलेशनशिप कायम होगी। लेकिन वो पहले वाली जो है, जो जनरल जिलानी जब उनको लेकर आए थे और जो उनको पोपला सा बच्चा समझते थे, तो वो वाली तो नहीं है। जो आप बातें एक दूसरे के बारे में कहते हैं, लोग एक दूसरे को माफ़ कर भी दें तो आपकी याददाश्त तो डिलीट नहीं हो जाती ना, वो तो आपके रहती है। आपको किसी दूसरे इंसान की फितरत का आइडिया होता है कि ये इसकी फितरत है, ज़रूरत के तहत मेरे साथ चल रहा है, ये कल को मेरे खिलाफ भी हो सकता है। तो इमरान खान के बारे में उन्हें पहले नहीं आइडिया था, तो अब जो है उन्हें आइडिया हो गया है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि कोई आउट ऑफ क्वेश्चन मैं इस बात को नहीं कह सकता। यानी ये इम्कान मौजूद है। अभी फौरी तौर पे तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ती हैं या इमरान खान जो है वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है। ऐसा यानी वो पहले वाली जनरल फैज़ टाइप उनको DGI से भी नहीं मिलेगा, और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा भी नहीं मिलेंगे इनको, तो वो वाली बात तो नहीं होगी। लेकिन ये है कि एक दूसरे के साथ हस्बे ज़रूरत राब्ता ये नहीं होता जी कि वो कहेंगे जी कि नहीं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और हमने उनसे मिलना नहीं है, बल्कि उनकी जो फेवर ये होगी कि इनको को डिस्टेबलाइज ना करें। ठीक। उमर चीमा साहब, मैं ना आपको 2-3 इन्फॉर्म्ड बातें बताता हूँ। ठीक है, डिटेल्स नहीं बताऊंगा लेकिन इन्फॉर्म्ड बातें। एक बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो फौज है हमारी, उसने इमरान खान साहब के साथ जो कांटेक्ट का जो पर्सन है वो एक मेजर लेवल का एक अफसर रख दिया है।
पीटीआई का कोई लीडर भी इमरान खान साहब से अब रब्ता करता है, पीटीआई का कोई लीडर भी अब फौज से रब्ता करता है तो एक मेजर उन्हें कॉल बैक करता है, मेजर लेवल का ऑफिसर जो है उनको कॉल बैक करता है। और इससे ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो परेशान है और ख़ुद इमरान खान साहब भी ज़ाहिर परेशान है। अब नतीजा क्या निकाला गया है, कम से कम 3 ऐसे बंदे ढूंढे गए हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो 2 बड़े हैं, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनके, और उनमें एक आध ऐसा बंदा भी है जो कि जनरल नदीम अंजम जो कि ISI चीफ है उनके करीब है। वो उनको सुलह के पैगामात दे रहे हैं। ये कॉमन फ्रेंड्स नहीं होते, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी का वैसे इन अफराद से ताल्लुक़ है, पुराना कोई ताल्लुक़ है, वो ढूंढे गए हैं और अप्रोच किया जा रहा है PTI की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से कि सुलह हो जाए। और ये सुलह की कोशिशें अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट देखें ना, मुशर्रफ साहब जब इक़्तिदार के शुरू में थे तो वो कहते थे कि मैं बेनज़ीर और नवाज शरीफ को कभी पाकिस्तान में नहीं आने दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते थे कि ये जो वर्दी है मेरी खाल है और मैं कभी अपनी खाल नहीं उतारूंगा। दोनों काम किए उन्होंने। तो अभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्ती है, फ़िलहाल वही रवैया है जो आपने बताया हुआ है। लेकिन आपने ये बात कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पसंद नहीं करती, मैं उस पर अर्ज़ करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग बैठे हैं जो इमरान खान साहब को नापसंद भी नहीं करते। इमरान खान साहब जो आइडियालॉजी दे रहे हैं या जो नज़रियात दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनकी नेचुरल अलाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी नेचुरल अलाय नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि जी हमें दुनिया के सामने खड़े हो जाना चाहिए और ये है। और जो लोग, जिन लोगों का वर्ल्ड व्यू नैरो होता है, वो ये बातें उनको बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये जो थिंकिंग या ये है सोच, वो उधर उस साइड पे भी है। तो ये कब होगी? अब दूसरा सवाल तो ये होता है कि ये कब होगी, कि ये थिंकिंग रिव्यू कब होगी। मेरा ये ख्याल है कि ये थिंकिंग रिव्यू की जो पहली पॉसिबिलिटी है वो उस वक्त होगी जब आर्मी चीफ पोस्टिंग ट्रांसफर्स करेंगे, जब मौजूदा ISI जो चीफ हैं उनकी टेन्योर पूरा होगा, जो DGMI हैं मौजूदा उनकी टेन्योर पूरा होगा। तो जब इन लोगों का टेन्योर पूरा होगा, कोर कमांडर्स बाज़ का टेन्योर पूरा होगा, कुछ लोग रिटायर होंगे, उनकी जगह कुछ लोग नए आएंगे, तो फिर एक असरे नो थिंकिंग होगी। और क्यों होगी और ये होना ज़रूरी क्यों है? होगी, यानी कि ये लाजमी होनी है। कैसे? वो ऐसे होगी चीमा साहब कि जो मौजूदा PDM की गवर्नमेंट है वो सिस्टम नहीं चला पा रही, जो भी उसकी वजूहत है, छोड़ दीजिए क्या वजूहत है। PDM की मौजूदा गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसको डेंट लगा है। लेकिन आप ये कहें कि इमरान खान एक अनपॉपुलर लीडर है तो अनपॉपुलर नहीं है, यानी कि अनपॉपुलर तो नहीं हुए, डेंट ज़रूर उनको लगा है। उनकी पॉपुलैरिटी बदस्तूर वहाँ पर मौजूद है। तो इस्टेब्लिशमेंट भी हमेशा पॉपुलर लीडर्स के साथ ही हाथ मिलाती है, प्रैग्मेटिक होती है इस्टेब्लिशमेंट। हिस्टोरिकली इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने, अगर आप देखें, जब 1971 में टूट गया था पाकिस्तान, शेख मुजीब एक मारूफ लीडर थे, मकबूल लीडर थे। उनकी जो कौम है उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अलग हो जाएंगे। शेख मुजीब तो पाकिस्तान की कैद में थे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रिफ्यूज किसके पीछे लिया? इस तरफ जो वेस्ट पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर था भुट्टो, ऑलरेडी उनके साथ था। फिर आप बाद में आ जाएं तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, वो कहते थे कि मैं हिंदुस्तानी टैंकों पर बैठ के पाकिस्तान आऊँगा। लेकिन हमने देखा कि जब ज़ियाउल हक साहब फोत हो गए, इलेक्शन हुए, बेनज़ीर साहबा की पार्टी पीपल्स पार्टी पॉपुलर हुई, तो वही गुलाम मुस्तफ़ा खर, उसने फेडरल मिनिस्टर के तौर पे हल्फ उठाया। फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों को निकाल दिया गया और आपने और मैंने देखा कि वो दोनों जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सुलह है, इट्स मैटर ऑफ टाइम, ये होगी, क्योंकि सिस्टम कमज़ोर है और इमरान खान साहब कमज़ोर सिस्टम के ऊपर हिट कर रहे हैं। सोल्यूशन शायद इमरान खान के पास भी नहीं है, सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है, लेकिन तमाम लोगों को टेबल पर लाने के लिए शायद ये सुलह होगी। अब चीमा साहब, शाहिद असलम हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बोल TV के साथ उनका ताल्लुक है। पहले किसी ज़माने में वो द न्यूज़ में भी रहे हैं, दुनिया TV में रहे हैं, BBC के साथ भी लिखते हैं, BBC के साथ लिखते हैं। तो उनको कल गिरफ्तार किया गया लाहौर से और आज सीनियर सिविल जज हैं, उनकी अदालत
उमर शबीर साहब की अदालत में उनको पेश किया गया, 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर उनको FIA के हवाले कर दिया गया। मैं ये चाहता हूँ कि उन पे इल्ज़ामात क्या हैं और आप इस पर्टिकुलर केस को कैसे देखते हैं, आप इसका आगाज़ करें और बताएं लोगों को। एजाज उन पर इल्ज़ाम ये है कि आपको अहमद नूरानी की स्टोरी का पता है कि उन्होंने जनरल बाजवा के असासों के हवाले से स्टोरी की, उनकी फैमिली के, उनकी और उनके जो समधी हैं लाहौर में, यानी कि उनके जो बेटे के ससुर हैं, उनके असासों के हवाले से उन्होंने एक स्टोरी की। और उस स्टोरी, हाँ, फैक्ट फोकस में वेबसाइट पे, तो उस स्टोरी का जो बुनियाद थी वो टैक्स रिटर्न थे, उनकी फैमिली के टैक्स रिटर्न थे जो उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए हुए थे। अब ये है कि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। नूरानी साहब ने भी जो है ना वो टैक्स रिटर्न जो है वो वेबसाइट पे चढ़ा दिए सारे, और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और लाहौर से को बंदे उठाए गए, को 2-3 लोग जो हैं उनको अब वो अभी जेल में हैं। तो अब जो शाहिद है, शाहिद इस केस में इस तरह एंटर होता है कि जो मुझे पता चला है जी कि उनमें से जो उठाए जाने वाले बंदे हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, उनसे इन्होंने पूछा कि आपका अहमद नूरानी के साथ कैसे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जी हमारा शाहिद ने रब्ता कराया। इस बुनियाद पे इन्होंने ये भी तय कर लिया है कि शाहिद जो है उसने ही शायद रब्ता उसने कराया है, और शायद यानी वो तो है, शायद वाली बात नहीं कर रहे, मैं उसका यानी कि उनके मफरूज़े की बात कर रहा हूँ कि शाहिद ने ही आगे जो टैक्स रिटर्न है इसी ने आगे दिए हैं। अब ये बात जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है। अब मसला जो है वो तो है यानी कि मुझे ज़ाती तौर पे आइडिया है कि शाहिद का इसमें कोई किरदार नहीं है कि उधर से टैक्स रिटर्न लेके अहमद नूरानी को देने में उसका कोई किरदार नहीं है। इल्ज़ाम ये आयद किया गया FIA में, आज अदालत के अंदर आप भी मौजूद थे, मैं भी था, जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये कहा कि ये ग्रेटिफिकेशन लेके, यानी कि पैसे या रिश्वत लेके ये जो डाटा है वो लीक किया गया, ये इल्ज़ाम ये है। नहीं, वो तो इल्ज़ाम है ना उन पर जी, शायद पे आगे ये इल्ज़ाम है जी कि शायद उसमें से पैसे इसने भी लिए हैं। अबेटमेंट, शायद पे इल्ज़ाम ये है कि उसने मावनत की है, मदद की है। नहीं, मावनत का जो है ना वो साथ असल में 2 चीज़ें डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि एक तो ये है कि चूंकि इसमें एक माली मामलात इन्वॉल्व हैं, तो ये भी इनका मफरूज़ा है कि अगर शाहिद ने उधर से डॉक्यूमेंट लेके आगे दिए हैं तो इसका मतलब है कि दरमियान में से पैसे इसको भी मिले हैं। शाहिद को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो इस तरह का नहीं है, बड़ा इंटेग्रिटी वाला लड़का है, लेकिन और बड़े मुश्किल हालात में भी कि वो काफ़ी देर बड़ी एक मिनिमल जो आजकल मिनिमम वेज है ना, यानी कि 25,000 रुपया, उस पर भी वो काम करते रहे बड़ी देर, लेकिन उसने अपनी एक इंटेग्रिटी पे कभी हर्फ नहीं आने दिया। वो इस तरह के मामलात में नहीं है, बस वो यही है कि वो पैसे की बजाय हर टाइम खबर की तलाश में होता है, ठीक है। अब ये है कि जो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस पर, तो अच्छा एक तो ये इल्ज़ाम लगाया एजाज, ये भी एक बड़ी आयरनी है कि हमें बाज़ का कितना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरा फलां मिनिस्टर जानने वाला है, मेरा जी DG FIA जानने वाला है, और हमें लगता है जी कि जैसे हम तो एटलीस्ट हम तो प्रोटेक्टेड हैं। अब शाहिद के केस में हमारे लिए एक और लेसन है कि शाहिद का DG FIA से लेके उनके बहुत सारे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर उसके जानने वाले हैं। वो FIA की बीट करता है, यानी कि बीट का लफ्ज़ जो है वो, हाँ, यानी कि उनकी जो रिपोर्टिंग है FIA उसकी एक मेन स्पेशलाइजेशन है। और मैं समझता हूँ कि FIA के हवाले से अगर मुझे भी कभी काम हुआ ना कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने ये देखा है कि शाहिद से ज़्यादा कोई रिसोर्सफुल आदमी नहीं हो सकता था कि उसको पूछना कि शायद वो फ़लाँ चीज़ का पता है, उसने बता देना। को पुराना को डॉक्यूमेंट को किसी जगह चाहिए था जी कि वो चलान पेश हुआ था, को है, उसने उसके पास एक वो पूरा एक चलता फिरती लाइब्रेरी थी, और इन्हीं को बहुत ज़्यादा उसकी एक जो है अपनी एक था एक पेनिट्रेशन भी थी, ठीक है। अब वो महकमा और वही DG FIA कि जो उसको DG बनने से पहले का जानता है, मोहसिन भट्ट, उनकी क़यादत में शाहिद को लाहौर से उठाया गया। और ज़्यादा पता है किस तरह उठाया गया? उन्होंने एक दिन रात को, यानी कि जुमे वाले दिन उठाया गया, जुमे को दोपहर को, एक दिन पहले रात को जाके उन्होंने साथ वालों से पूछा जी कि ये किस टाइम आते जाते हैं। किन लोगों ने पूछा है? जिनमें से अक्सरियत ऐसे लोग हैं या उनके बासेज हैं कि जो शाहिद के साथ वैसे राब्ते में होते थे पहले। भाई आप उसको कोई नोटिस दे देते कि आप आओ, उस बंदे ने ये बयान दिया है, हमें इसके बारे में वजाहत दो, ठीक है। वो अगर आपके पहले FIA में आता था वो कौन सा मफरूर था, या आप उसको जानते नहीं थे पहले।
और इतना एक तज़हीक अमेज़ अंदाज में कि आप गए हैं, एक दिन रात को पता किया रैकी की है, और अगले दिन जनाब बाकायदा जो है ना एक पूरा जत्था लोगों का, कोई 10-12 लोग वो उधर गए हैं, कुछ गली में खड़े हो गए, कुछ उसको लेकर आ रहे हैं, हथकड़ी लगा ली, ठीक है। और वो जिस इलाके में रहता था उधर लाहौर में मुगलपुरा में, उधर जो है वो लोग जो है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। कितना एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि आप जो है अचानक एक आम शहरी से क्रिमिनल बन गए, ठीक है। और उसके साथ एक और लड़का था जावेद इकबाल, उसको भी उठा लिया। जावेद जो है वो द नेशन के लिए करता है, ये दोनों इकट्ठे एक जगह पे इन्होंने किराए पे कोई कमरा लिया हुआ था, उधर रह रहे थे। उधर से उठाया, कोई चीज़ नहीं साथ रखने दी, मोबाइल इन्होंने कब्जे में ले लिए, लैपटॉप वगैरह कब्जे में ले लिया, उनको इवन कमरे से पैसे तक नहीं लेने दिए, ठीक है। उधर से उठाया और वीगो डाला वीगो ही चल रहा था उधर भी, तो वीगो डाले में उनको इस्लामाबाद ले आए हैं। इधर ला के वो जावेद को छोड़ दिया। अब जो जावेद को छोड़ दिया उसका बेचारा वो कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, यानी कि मोबाइल उसका बैटरी डेड हुई है, पैसे जेब में नहीं पैसे जेब में नहीं है। नहीं, पैसों का ये किया है इन्होंने कि जाती दफ़ा उसको 3,000 रुपया दिए। अच्छा। और उसने कहा कि मैं आपका ये एज अ लोन ले रहा हूँ, इसको मैं एज अ उधार है, मैं आपका वापस करूंगा, ये आप मेरे पे मेहरबानी ना करें, अभी तो मैंने लाहौर वापस जाना है और मेरा मोबाइल भी नहीं काम कर रहा, बैटरी डेड है, और शायद को अपने पास रख लिया। मुझे रात को कहीं कोई 9:30-10 बजे इस बात का पता चला, ठीक है। और एजाज मैंने उनको पूछा कि यार आपने कितनी, यानी कि यार मेरा एक पूरे सिस्टम पे एक यकीन उठ गया कि यार वो लोग जो, मैं अगर कोई एक शोबे में जाता हूँ रोज़ाना, लोगों को अचानक मुझे पता चले कि उसी के लोग मुझे गए और उठा के ले आए हैं। भाई अगर आपने एज ए DG FIA आप ये देखिए ना कि इखलाकियात होती है ना, हमारा माशरा है। हाँ। अगर आपको किसी मतलूब भी था, आप उसे नोटिस दे के बुला लेते इखलाकी अंदाज में। और मोहसिन बाट साहब ने तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो ये एक इखलाकी तकाजे भी, समाजी इखलाकी तकाजे एक दफ़ा शायद कोई बलूचिस्तान में स्टोरी करने गया था, उस टाइम ये जो DG हैं ये उस टाइम IG बलूचिस्तान थे, और इन्होंने उसको इसरार करके अपना गेस्ट रखा, ठीक है। अब ये देखें कि मैं यार ये बिल्कुल मेरा तो एक इंसानियत से इत्मीनान उठ गया कि जिस तरह की इन्होंने हरकत की है। पहले तो हम ये एजेंसीज के हवाले से बात करते थे, हम समझते थे कि FIA वाले कदरे सुलझे हैं। अब अगर ये खुद कर रहे हैं या किसी के चेले बन के कर रहे हैं, ये इंतहाई गिरी हरकत है। मुंह जो है ना, एक बदनामी या कालक जो है इनके मुंह पे आ रही है, ये किसी और के मुंह पे नहीं जा रही। उमर, किसी भी ऑफिसर के जो प्रोफेशनल होने का पता है कब पता लगता है? जब वो टेस्टिंग टाइम के ऊपर बिहेव करता है। बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप टेस्टिंग टाइम के ऊपर अच्छा बिहेव करेंगे ना तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन आपने टेस्टिंग टाइम के ऊपर जिस तरह मोहसिन भट्ट साहब ने बिहेव किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई इज्जत कमाई है, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने बदनामी कमाई है। इसीलिए ना बदनसीबी से यही बता है कि जो कलीदी ओहदों पे कमजोर लोग लगाए जाते हैं, ताकि आप जब चाहें वो एक मोम की तरह खिलौने होते हैं, जिधर चाहे आपने मोल्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, आप उनको ले आए हैं इधर, आज अदालत में भी पेश किया है, तो क्या कह रहे हैं कि जी इसके पास, एक तो ये कह रहे हैं जी कि कोई दुफाई का भी जिक्र कर रहे थे ना कि पता नहीं क्या दुफा। भाई अगर जनरल कमर बाजवा जो हैं वो एज आ एक उनकी अपनी लाइफ भी है, वो ज़रूरी है कि वो उनके नाम के साथ जनरल लगता है तो उनका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो भी दुफाई तो नहीं हो जाता। आप उसको इतना हसास करार दे रहे हैं। मैंने एजाज 2013 की बात है कि मैंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स पे रिपोर्ट किया था। अच्छा, मुझे नहीं कोई बंदा पकड़ने आया। अब इसको क्या कर रहे हैं, एक और इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं जी कि हमें पासवर्ड वगैरह चाहिए उसके मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए। क्या रहे हैं कि जी हमारी इतला के मुताबिक इसके पास कोई और भी हाई प्रोफाइल लोगों का रिकॉर्ड है। भाई जिस जर्नलिस्ट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता वो जर्नलिस्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो क्या मेरी आप जो है ये जो मैसेज है ये पूरी एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए है। भाई हम किधर रिकॉर्ड छुपाएं, हम कोई इन्हीं के कोई जो है USB में डाल के कोई ज़मीन में उसको दफन किया करें कि कहीं FIA वाले आ सकते हैं, मेरा मोबाइल उठा सकते हैं, मेरा कोई लैपटॉप उठा सकते हैं। ये तो एक इंतहाई ये बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। चीमा साहब, मैं तो FIA की जो मौजूदा क़यादत है और मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उनसे उसी दिन मायूस हो गया जिस दिन मुझे कुछ अर्सा पहले पता लगा 2 नौजवान जर्नलिस्ट हैं, एक का नाम है रिजवान गलजई और दूसरे का नाम है फैज़ान। ये दोनों ट्वीट वगैरह करते रहते हैं, शायद PTI को भी पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, किसी को भी पसंद करें, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी को भी पसंद करें। उन्होंने कोई ट्वीट्स किसी को लाइक की हुई पुरानी, तो जब आपको याद है वो जनरल सरफराज का त्यारा गिरा था
और उसके ऊपर एक ड्राइव चली थी, उसमें बहुत सारे लोगों में उनका नाम भी था, हालांकि उन्होंने उस मामले में कोई किसी किस्म की कोई ट्वीट भी नहीं की थी। तो मेरा तो फ्रैंकली स्पीकिंग राणा सनाउल्लाह पे और इन लोगों पर और मौजूदा गवर्नमेंट पर मैं तो सच्ची बात है इन पे एतमाद ही नहीं। देखें बात यह है कि राणा सनाउल्लाह अपना तो उनको 6 माह का टाइम नहीं भूलता, जो कि वाकई बहुत बुरा टाइम था, ठीक है, लेकिन उसमें लेसन क्या है आपके लिए कि अपने मामले में आप समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, दूसरों के मामले में आपकी वजाहतें हैं कि नहीं देखिए हम नहीं कर रहे थे वो कर रहे थे। और दूसरा डीजी लेवल पे देखें लीडरशिप का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जब इमरान खान का टाइम था तो आपको पता है हमारे नूरानी साहब जो है ना वो कई दफ़ा बड़े जो है ना बारूदी किस्म के ट्वीट करते थे। उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया एजाज शाह पर, ब्रिगेडियर एजाज शाह पर, वो उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर थे। अच्छा, ब्रिगेडियर एजाज शाह जो है उन्होंने एफआईए वालों को कहा जी कि इस पर केस करें। बशीर मेमन डीजी एफआईए बशीर मेमन को कहा, उन्होंने कहा जी कि इन पर केस करें और इसको गिरफ्तार करें, ठीक है। अच्छा, वो एफआईए वालों ने बताया जी कि ये आर्डर आया, बशीर मेमन साहब जो है ना उन्होंने वो गए ब्रिगेडियर एजाज शाह के पास, उन्होंने कहा कि सर ये जो है ना ये नाकाबिले क्या कहते हैं उसको, कॉग्निजिबल और नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, नाकाबिले दस्तंदाजी, हाँ नाकाबिले दस्तंदाजी, हम इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते इस केस में। उन्होंने कहा कि नहीं करना है। उसने कहा कि सर पहली बात तो ये है कि ये जो है ना सरकारी मामला नहीं है, ये आपका ज़ाती मामला है। अगर आप फिर इस केस में फ्रीक बन जाए, आप कंप्लेन करें, हम उस पर कोई एक्शन लेंगे, जो भी हो सकता है एक्शन लेंगे, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना तो स्टैंड लेना चाहिए ना। नहीं, स्टैंड वाली बात ही नहीं। जिन लोगों को नौकरियों से और ओहदों से प्यार हो ना चीमा साहब, तो वो जब भी ऊपर से कोई हिदायत आ जाती है तो बदकिस्मती से यार मैं ज़्यादा समझता हूँ कि नौकरियों से भी प्यार होता है, ओहदों से भी प्यार होता है, लेकिन अपने किरदार से भी प्यार होना चाहिए। आपको ज़हन में रखना चाहिए कि मैं क्या यादें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अभी हम क्या बात कर रहे हैं, बशीर मेमन साहब की बात कर रहे हैं ना, वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने क्या देना है मुझे और आपको, तो हम एक एज एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं ना, तो आपको एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करके जानी चाहिए कि किसी जगह पे। चीमा साहब इसी इदारे में तारक परवेज फॉर्मर डीजी रहे, उनके किरदार लोग मिसालें देते हैं। इसी इदारे में तारक खोसा रहे हैं, लोग उनकी मिसालें देते हैं, और इसी इदारे में आप हैं, लोग क्या मिसालें देंगे आपकी और आपको अपनी। मैं नहीं कि वो भट्ट साहब की बात कर रहे हैं, नहीं मैं मोहसिन भट्ट साहब की बात कर रहा हूँ कि लोग आपको क्या किस नाम से याद रखेंगे। मोहसिन भट्ट साहब को इत्तेफाक से मैं भी जानता हूँ और मेरी उनके बारे में अच्छी राय रही है, लेकिन इस सारे मामले में मुझे तो सख्त मैं तो जो इवन जो लोग इस गिरफ्तारी में भी इन्वॉल्व थे मैं उनको भी जानता हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ है, यानी उनके बारे में मैं सोच के कि ये लोग जो हैं ये भी इस सारे अमल में इन्वॉल्व हैं। मैं तो चीमा साहब जिस दिन वो मुझे उन लड़कों का पता लगा, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रिजवान गलजई का और फैजान का, तो मेरा तो उस दिन से ही इनसे और वैसे ये है किस तरह के अब ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि हम बाज़ औक़ात एक पोजीशन लेते हैं कि किस क्या जो है वो जर्नलिज्म ठीक है या नहीं है। यार जो शाहिद है इसका मुझे आज तक नहीं पता कि ये किस साइड पे था। एक होता है ना कि आपको ये लगे जी ये फलां पार्टी की सपोर्ट कर रहा था, उसकी कोई पार्टी नहीं थी, ठीक है, एक प्योर जर्नलिज्म करने वाला आदमी, और वो आपके अदारे के बारे में इतनी देर से रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप क्या चाहते क्या हैं, यानी कि आपको किस तरह की जर्नलिज्म चाहिए। आप लोगों पे जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इधर तो जर्नलिज्म ख़त्म हो जाएगी। हम तो सारे अपने जो लैपटॉप बेच के कोई यूएसबी जो है वो वही तलाश करते रहेंगे, कोई बैंक का लाकर ले लें जी कि उधर ही रख दिया करें कि कोई एफआईए वाले आ जाएं किसी टाइम मेरा मोबाइल ना ले लें। चीमा साहब ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बड़ी एक अफसोसनाक बात है। शायद असलम बोल टीवी के साथ मुंसलिक थे और बोल टीवी के ऊपर भी बहुत अच्छा जर्नलिज्म कर रहे थे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मैं समझता हूं कि अगर बोल टीवी के पास अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और है वो शायद असलम है, जिसने बहुत अच्छी चीज और जिस पर बोल का रंग भी नहीं चढ़ा जी, जिसने यानी कि आपने इंडिपेंडेंटली किया है उमर, और उसके अलावा शाहिद असलम ने बीबीसी के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज की, कोई डाउट नहीं है। तो आई होप कि बोल टीवी की जो इंतजामिया है वो भी इनको लुक आफ्टर करेगी और बाकी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसके ऊपर उसी शद्दोमत से आवाज़ उठाएंगे जिस शद्दोमत से बाकी जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर अगर कोई हो तो आवाज़ उठाई जाती है। तो चीमा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उमर चीमा का और मेरा प्रोग्राम आपने देखा है। बदकिस्मती से जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं, अच्छी खबरें कम हैं, मायूसियाँ ज़्यादा हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी खबरें भी दें। दुआ ये कीजिए कि हम अच्छी खबरें आपको देने में कामयाब हों और हम तमाम चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें लाएँ। उमर चीमा को और मुझे इजाज़त दीजिए।